नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई खबरों को लेकर आया हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर धनबाद से है, जहां निगम के अधूरे भवन में दुकानें दिलाने को झांसा देकर ठगी किया गया है। जी हां, नगर निगम का मार्केट कॉम्प्लेक्स तैयार नहीं हुआ है और उसमें दुकानें दिलाने के नाम पर 200 लोगों से 28 लाख रुपए ठग लिए गए। इसका खुलासा तब हुआ जब रुपए देने वाले दो लोग दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जानने मंगलवार को निगम मुख्यालय पहुंच गए। वहां उन्हें ठगे जाने का पता चला तो रुपए लेने वाले शख्स को बैंक मोड़ बुलाया गया और उसकी दम भर पिटाई की गई। फिर रुपए लौटाने के बाद ही उसे छोड़ा गया। यह मामला निगम के बैंक मोड़ स्थित पुराने कार्यालय परिसर में बन रहे व्यावसायिक भवन से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक प्रेमजीत नाम का एक शख्स खुद को निगम का कर्मचारी बताकर निर्माणाधीन भवन में दुकानें दिलाने का दावा कर रहा था। उसने महज 20 दिनों में करीब 200 लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उनसे 14 हजार रुपए वसूल लिए। ठग सिक्योरिटी मनी के तौर पर 12 हजार रुपए का जमा करने का रसीद भी दी। कंप्यूटर प्रिंटेड रसीद पर धनबाद नगर निगम भी लिखा था, लेकिन असल में वह फर्जी थी। प्रेमजीत ने लोगों से यह भी कहा कि 2 हजार रुपए उसका सुविधा शुल्क है। अब पता चलने पर रुपए देने वालों को कई अन्य लोग भी प्रेमजीत को ढूंढ रहे हैं। आपको बता दूं, नगर निगम के बैंक मोड़ स्थित परिसर में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टोरेज पार्किंग का निर्माण कार्य अभी करीब 25% ही हुआ है। बेसमेंट और पहले तल्ले पर पार्किंग होगी, ऊपर के 4 तल्लों पर दुकानें व कार्यालय बनाए जाएंगे। भवन बनाने में अभी 1 साल से ज्यादा समय लगेगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि किसी के झांसे में न आए, निगम कोई राशि नहीं जमा करा रहा है। भवन तैयार हो जाने के बाद ही दुकानों या कार्यालयों के लिए बुकिंग शुरू होगी। अगली खबर हाईकोर्ट की नई ग्रीन बिल्डिंग को लेकर है। झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है। भवन निर्माण विभाग हैंडओवर के पहले बिल्डिंग को फाइनल टच दे रहा है। 30 अप्रैल तक राज्य सरकार नवनिर्मित बिल्डिंग झारखंड हाईकोर्ट को आधिकारिक रूप से सौंप देगी। इसके बाद गर्मी की छुट्टी में हाईकोर्ट के पुराने भवन से आवश्यक दस्तावेज और कागजात नए भवन में शिफ्ट किए जाएंगे। फिर गर्मी की छुट्टी के बाद हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग में कोर्ट के फैसले सुनाए जाएंगे। आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट परिसर के लिए राज्य सरकार ने 165 एकड़ जमीन दी है। लगभग 69 एकड़ भूमि का उपयोग हाईकोर्ट के प्रशासनिक भवन, कोर्ट रूम, अधिवक्ता रूम और अन्य कार्यों के लिए किया गया है। शेष भूमि में आवासीय परिसर बनाया जाएगा। हाईकोर्ट का बिल्डिंग पूरी तरह ग्रीन है। इसमें बिजली जरूरत का पूरा करने के लिए 2000 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाया जा रहा है। पूरा परिसर वाईफाई युक्त है। साथ ही सेंसर आधारित बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी उपयोग किया गया है। इससे एक ही जगह से बिजली, पंखा, एसी व अन्य जरूरी चीजों को मैनेज किया जा सकेगा। बिल्डिंग में चीफ जस्टिस सहित कुल 24 कोर्ट रूम बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम 80 गुना 65 और सेज 60 गुना 40 फीट है। कोर्ट रूम की आंतरिक सज्जा अलग तरह की है, जो देश के अन्य किसी हाईकोर्ट में नहीं है। कोर्ट परिसर में ही 540 वकीलों के बैठने के लिए अलग अलग चैम्बर भी बनाए गए हैं। इस हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास 9 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तस्मी कबीर ने किया था। निर्माण 8 जून 2015 को शुरू हुआ। अप्रैल 2023 में काम पूरा होगा और इस पर 600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए पहली बार 366 करोड़ की स्वीकृति दी गई। कॉन्ट्रैक्टर के साथ 290 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद पुनरीक्षित प्राक्कलन की दूसरी बार 106 करोड़, तीसरी बार 124 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। सौर ऊर्जा के लिए 14 करोड़ की राशि अलग से दी गई है। हाईकोर्ट शुरू होने तक 100 करोड़ का और खर्च होने का अनुमान है। अगली खबर हाईकोर्ट में जेटेट को लेकर हुई सुनवाई की है। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट आयोजन को लेकर दायर याचिका की सुनवाई हुई है। यह सुनवाई जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद इस संबंध में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है कि कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार बताएं कि अब तक क्या परीक्षा क्यों नहीं ली गई है। अब इस पर याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट के आयोजन को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि एनसीईटी की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा ली जानी है। राज्य सरकार की ओर से साल 2019 में जो नियमावली बनाई है उसमें भी प्रत्येक वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की बात कही गई है। साथ ही याचिका में बताया गया कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत तय किया गया कि क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा पास होना यानी कि जेटेट पास होना अनिवार्य है। जिन्हें भी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बतौर शिक्षक नियुक्त होना है उन्हें जेटेट पास होना जरूरी है। राज्य में वर्ष 2016 से जेटेट का परीक्षा नहीं ली गई। प्रार्थी का कहना है कि अगर यह परीक्षा नहीं ली जाती है तो वह नियोजन पाने से वंचित रह जाएंगे। आपको बता दो, झारखंड में पिछले 12 वर्ष में मात्र 2 जेटेट हुई है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर वर्ष एक परीक्षा लेने का प्रावधान है।
राज्य में वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद जेटेट के लिए 3 नियमावली बनी। पहली नियमावली 2012 में बनी थी, इसके तहत 2 परीक्षाएं हुई। इसके बाद 2019 में फिर नई नियमावली बनी, इसके तहत परीक्षा नहीं हुई, लेकिन इसमें बदलाव हो गया। इसके बाद फिर 2022 में नियमावली में संशोधन किया गया, इसके तहत भी परीक्षा नहीं हो सकी। वर्ष 2022 की नियमावली में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब फिर से नियमावली में संशोधन होने के बाद परीक्षा लेने की बात विभाग कर रहा है। अगली खबर आईआईटी धनबाद में कोयले से तैयार की गई खास ग्राफीन की है। जी हां, आईआईटी धनबाद के टेक्समीन यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब इन माइनिंग फाउंडेशन ने बेहतरीन गुणवत्ता वाली ग्राफीन तैयार की है। इसकी परत अगर किसी भवन या फर्नीचर के पेंट पर चढ़ा दी जाए तो सामान्य के मुकाबले दोगुने समय तक चमक बनी रहती है। अगर लोहे पर इसकी कोटिंग कर दी जाए तो उसमें कभी जंग नहीं लगेगा। इस ग्राफीन को कोयले से तैयार किया गया है, जो धनबाद समेत विभिन्न राज्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस खास उत्पाद को टेक्समीन के स्टार्टअप मेसर्स ग्राफिनेरा प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इसके सीईओ सूरज प्रकाश ने बताया कि इसका उपयोग स्पेस टेक्नोलॉजी और एयरप्लेन में भी कर सकते हैं। गुड कंडक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी उपयोग संभव है। इस ग्राफीन को बनाने की विधि और उसके लिए उपयोग में लाई गई मशीनों का पेटेंट हासिल करने के लिए कंपनी ने आवेदन भी किया है। इसे बनाने वाली टीम में शामिल आईआईटी के पास आउट नारायण अग्निहोत्री और शुभम पाल ने कहा कि इससे अच्छी गुणवत्ता की ग्राफीन फिलहाल कहीं नहीं बन रही है। सूर्य प्रकाश ने बताया कि कोयले का ही एक रूप ग्रेफाइट है। इसमें कार्बन की कई परतें होती हैं। इसकी एक परत ही ग्राफीन है। यह स्टील से 200 गुना मजबूत लेकिन फिर भी काफी हल्की होती है। अगली खबर अब रांची से है। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन के शैक्षणिक सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर ई बालागुरु स्वामी मंगलवार को पहली बार रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कैंपस में वीसी वीवी अधिकारियों, एचओडी, डीन, शिक्षकों और रिसर्च स्कॉलरों से सीधा संवाद किए। इस दौरान उन्होंने संदेश दिया कि आने वाले दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री बांटना का काम नहीं करे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, छात्रों को स्किल्ड बनाए। इसके लिए शिक्षकों को समर्पण भाव से नई तकनीक के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाना होगा। छात्रों में पढ़ाई के प्रति ललक और जिज्ञासा पैदा करना होगा ताकि बिना झिझक के वो शिक्षकों से सवाल पूछ सकें। अनस्किल्ड युवाओं की फौज तैयार करने से बचना होगा। शैक्षणिक सलाहकार प्रोफेसर स्वामी ने ओएसडी नारायणन के साथ रांची यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम में आईक्यूएसी, जियोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, केमिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, लीगल स्टडीज, लैब, लाइब्रेरी व ऑडिटोरियम में जाकर उन्होंने शिक्षकों से जानकारी ली। साथ ही विश्वविद्यालय में जरूरी संशोधन बढ़ाने पर भी जोर दिया। रांची यूनिवर्सिटी के बाद शैक्षणिक सलाहकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे। शैक्षणिक सलाहकार ने क्वालिटी एजुकेशन को लेकर यहां संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में नामांकन का दर बढ़ाना होगा। अभी झारखंड में नामांकन दर 17% है, जबकि देश का 27% है। इस प्रतिशत को बढ़ाकर 50% तक ले जाना है। अगली खबर बस संचालन शुरू करने के लिए डीसी ऑफिस पर छात्रों का प्रदर्शन को लेकर है। शहर के कॉलेजों में बस संचालन शुरू कराने को लेकर छात्र संगठन आंदोलन के मूड में है। एआईडीएसओ यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जमशेदपुर कमेटी की ओर से 29 अप्रैल को उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में मंगलवार को हस्ताक्षर और प्रचार अभियान चलाया गया। संगठन के नगर अध्यक्ष शुभम कुमार झा ने कहा, जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों में बस सेवा को बहाल करने एवं विद्यार्थियों की किराया में 50% की रियायत की मांग को लेकर 29 अप्रैल को जिला उपायुक्त के समक्ष विशाल छात्र प्रदर्शन सह धरना दिया जाएगा। इसकी तैयारी जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों में की जा रही है। मौके पर जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव, सचिव सविता सोरेन, उपाध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद, किशोर पाल, बबलू राहुल आदि उपस्थित थे। अगली खबर बजट पर विभागों की सुस्त चाल को लेकर है। झारखंड में चालू वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पास हुए करीब 1 माह बीत गया, लेकिन विकास कार्य खासकर चालू स्कीम के लिए विभागों ने आवंटन आदेश ही जारी नहीं किया है। करीब 71,000 करोड़ के योजना बजट में से 5% राशि का आवंटन आदेश भी जारी नहीं हुआ है। चालू वित्त वर्ष के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट है। कामकाज करने के लिए वर्तमान 2.5 माह यानी 1 अप्रैल से 15 जून के समय को बेहतर माना जाता है। मानसून आने से पहले की इस अवधि में सिविल काम में तेजी आती है, लेकिन इस दौर में आवंटन आदेश जारी नहीं होने से काम शुरू नहीं हुआ है। इसे मुख्य सचिव ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों और विभागीय प्रधानों को पत्र लिखा। टिप्पणी करते हुए कहा कि वित्त वर्ष के पहले 2.5 महीने यानी मानसून प्रारंभ होने तक की अवधि में विकास की चालू योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सकती है। इसके लिए बिना किसी विलंब के विभागों द्वारा राशि को आवंटित कर दी जाए।
मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को लिखा है कि आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अपने अपने विभाग की आउटगोइंग योजना की समीक्षा कर लें तथा बिना किसी विलंब के 30 अप्रैल तक इन योजनाओं के लिए आवश्यक आवंटन जारी कर दें। इस संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा वे मई के पहले सप्ताह में करेंगे। अगली खबर अरबों की टैक्स चोरी को लेकर है। जी हां, इन दिनों करोड़ों अरबों की टैक्स चोरी के मामले में देश विदेश की नामी गिरामी कंपनी मणिकरण पावर लिमिटेड से जुड़े देश भर के 50 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। यह छापेमारी रांची के 8, दिल्ली के 10 ठिकानों के अलावा कोलकाता, मुंबई, कोयंबटूर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, वैशाली, पटना में बताए जा रहे हैं। आयकर के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह कंपनी नवजीत कलसी, जसमीत कलसी और सुमित कलसी से जुड़ी हुई है। इसकी शाखाएं देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं। इस कंपनी का ऑस्ट्रेलिया व मेडागास्कर में लिथियम की खदान है। गुजरात में भी इसकी कंपनी है। यह कंपनी डब्बा ट्रेडिंग का भी कारोबार करती है। आयकर दिल्ली की टीम सभी छापेमारी का नेतृत्व कर रही है। इस टीम को भी सभी राज्यों को आयकर विभाग की टीम सहयोग कर रही है। आयकर विभाग की टीम सुबह करीब 7:30 बजे ही सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। रांची के हीनू में स्प्रेंडेंगल स्कूल में भी सुबह सुबह टीम ने दस्तक दी है। सभी ठिकानों पर वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अब तक नकदी बरामदगी की कोई सूचना नहीं है। अगली खबर रांची में बनने वाली राज्य की सबसे बड़ी कॉलोनी को लेकर है। जी हां, झारखंड की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी का निर्माण झारखंड राज्य आवास बोर्ड के माध्यम से ग्रेटर रांची इलाके में होगा। इसके लिए झारखंड राज्य आवास बोर्ड को 100 एकड़ की करीब भूखंड आवंटित हो चुका है। इस भूखंड पर आवासों के निर्माण को लेकर योजना बनाने का काम झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने शुरू कर दी है। बोर्ड ने 5700 से अधिक फ्लैट्स के निर्माण की तैयारी कर ली है। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है और इस पर सभी तरह के आवासीय परिसरों का भी सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं, झारखंड राज्य आवास बोर्ड को अलग झारखंड राज्य बनाने के बाद पहली बार भूखंड मिला है और इस भूखंड पर आवासीय कॉलोनी बनाने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए नक्शा बनाने से लेकर अन्य आवश्यक सुविधाओं का ख्याल भी रखा गया है। शीघ्र ही कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव पर सहमति बनाने का उम्मीद है। पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे राज्य आवास बोर्ड के एमडी अमित कुमार ने बताया कि कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे पास कर लिया जाएगा। यह आवासीय परिसर विधानसभा के कुछ ही देरी पर स्थित होगा। इसका निर्माण शुरू होते ही झारखंड के सबसे बड़े आवासीय परियोजना के रूप में इसकी पहचान स्थापित हो सकती है। इसके लिए HIC से भूखंड मिला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।